मेरे हिसाब से सर सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज के, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन द फुल लेंथ टेस्ट। एक बार में पूरी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, उसके बाद आंसर देखने चाहिए। एक एक करके आंसर देखना विल नॉट be mains ready before prelims, because prelims is very very dicey. Whenever you get to clear prelims, you should be ready to get a rank. Most of the घरों में ही सबसे अच्छा environment रहता है पढ़ने का as compared to the Delhi, क्योंकि सर वहाँ पे इतने महंगे एंड छोटे रूम्स मिलते हैं। मेरे को सब क्रिटिसिज्म बहुत एक्चुअली पसंद था, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद वो गलती हो जाए, फिर एक साल बाद उसका रियलाइजेशन, उससे अच्छा है कि कोई पहले ही डांट के बोल दे कि भाई ये नहीं सही है, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो सर शशांक सर वॉज एग्जैक्टली डूइंग दैट। Hello and welcome to upscprep.com. Hi Vishal, congratulations. Thank you so much, sir. Thanks a lot. So Vishal has achieved a rank of 439 this year in civil services exam. तो विशाल आप अपने बारे में थोड़ा एक बार ब्रीफ हमें दीजिए कि भाई आप कहाँ से हैं, आपकी क्या यूपीएससी जर्नी रही है सो फार। सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं हाजीपुर हसारगंज से बिलोंग करता हूँ, जो कि बिहार में है। एंड मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी जो है वो 2021 से स्टार्ट की थी, इन द फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी पटना से की है। मैं 2022 का पास आउट हूँ। तो मैंने अपने फाइनल ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके अंदर पहले मतलब एक साल मैंने प्रिपेयर किया था 21 से 22 तक, और फिर हम्म। मैंने अपना प्रीलिम्स मतलब अपियरिंग के साथ ही दिया था जिस साल मैं ग्रेजुएट हुआ था। हम्म। 2022 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, मेरे कुछ 82 पॉइंट समथिंग मार्क्स बन रहे थे। उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसके अंदर मेरा प्रीलिम्स हुआ, बट अगेन मेंस नहीं हो पाया था मेरा। उसमें भी मेरी जो कट ऑफ से 11 मार्क्स से मेरा डेफिसिट रह गया था। एंड फिर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, एंड इसमें हम्म। मेरी ऑल इंडिया रैंक 439 है। तो विशाल इसी से शुरू करते हैं कि भाई प्रीलिम्स इज ऑब्वियसली वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस ऑफ द एग्जाम। तो हाउ डिड यू चेंज इन योर थर्ड अटेम्प्ट, क्या आपने नई चीजें ट्राई करी जो कि आपको सफलता दे पाई? सर जैसे 2020 प्रीलिम्स में मेरे बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स थे, जैसे कि हम्म। जो मैंने एनालाइज किया था उसका। हम्म। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं किए थे। जैसे बहुत सारे हिडन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज और मैपिंग वाला पार्ट, जो कि उस साल भी बहुत ज्यादा आया था। हम्म। एंड मतलब अभी भी ट्रेंड में काफी ज्यादा है। मैपिंग से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो वाले जो जोन होते हैं वो आते हैं, वो मेरा मेरा मिसिंग था। सेकंड सर, वो एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, वो क्योंकि मुझे टफ लगता था, काफी ज्यादा रोट लर्निंग वाला पार्ट था, तो वो मैंने पूरा ही स्किप कर दिया था, बिल्कुल हम्म। भी नहीं पढ़ा था। तो उसका भी मुझे वो मिला, मतलब डिसएडवांटेज मिला था। थर्ड सर, मैंने पीवाईक्यूज को बस एज अ नॉलेज बेस पर यूज कर लिया था, कि बस उसको करा, उसके ऑप्शंस टिक करे एंड उसके बस देख के और चले गया मतलब। हम्म। लेकिन उसमें जो ऑप्शंस कैसे यूपीएससी फिल करती है, उसके एलिमिनेशन टेक्निक्स भी है, कुछ कुछ होते हैं, उन सब से मैं सर बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। हम्म। बाकी सब्जेक्ट्स मैंने किए थे, बट इन सब की वजह से मेरा लाइट ऑफ द मार्जिन से मेरा ये छूट गया था। तो सर जो स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स करके जाने चाहिए, चाहे इंटरेस्ट आ रहा हो या ना आ रहा हो, उससे हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे सब्जेक्ट्स करो। सेकेंडली, मेरे हिसाब से सर सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज के, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन द फुल लेंथ टेस्ट। क्योंकि वहां पे आप जो स्टैटिक अपनी जो नॉलेज है उसको एनालाइज कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो पेपर के अंदर। क्योंकि सर हम्म। मोर मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम नॉलेज को एज अ पैसिफिक मैनर में ले रहे होते हैं, तो फिर बस ऐसा लग रहा होता है बस हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब उस पर क्वेश्चन आता है, तो फिर हमें अपने ब्रेन पे जोर डाल के याद करना पड़ता है कि हाँ, इसका ये आंसर सही होगा या नहीं होगा, तो उस वक्त हम्म। उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड थर्डली, पीवाईक्यूज में जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है उसको अप्लाई करने, जो कि सर टेस्ट सीरीज में अप्लाई नहीं हो पाती, बट वो वो जो मेन यूपीएससी के क्वेश्चन है वहां पे अप्लाई होती है, एंड वो अभी भी वर्क करती है। तो ऐसा बहुत हम्म। सारा मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है कि आप खत्म कर दिए यूपीएससी ने और वगैरह वगैरह, हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आपको हेल्प करेंगी वो एलिमिनेट करने। तो ये तीन चीजें सर एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आई थिंक एक ही साल था वो 2023 का जहाँ पे वो पर्टिकुलर फैंसी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आ गए थे, ओनली वन ओनली टू वाले, वो 56 क्वेश्चन आ गए थे। एंड उन क्वेश्चंस में इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट अदरवाइज हर साल कुछ ना कुछ एज यू से एलिमिनेशन का हमेशा स्कोप रहता है। एंड एलिमिनेशन इज आई फील पार्ट ऑफ द गेम यस कि सर। तुमको करना आना चाहिए। एंड वो एलिमिनेशन और कुछ नहीं है, बस लॉजिकल रीजनिंग ही है एक और तरीके से कि भाई अगर इस लॉजिक से मैं इसको यहाँ पे बोल रहा हूँ तो फिर ये उस लॉजिक से वहां नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और कुछ नहीं है ये। तो विशाल अगर इस मामले में मैं बोलूँ तो जैसे यू सेड कि हर सब्जेक्ट को थोड़ा आपको इक्वल अटेंशन देना पड़ता है। तो विच वर, अब जैसे एंशियंट मेडिवल यू स्पेसिफिकली मेंशन, विच वर छोड़ते हैं। एंशियंट मेडिवल आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि भाई पहले बिल्कुल छोड़ के गए थे। तो अब जब आपने किया इसको तो कैसे किया, व्हाट वाज योर अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज ये एज यू से थोड़ा वो मतलब इट इज अ अनडिफाइंड सा सब्जेक्ट।
कुछ भी पूछा जाता है वो नहीं समझ आता कहाँ से क्या क्या आया कैसा आया। तो लाइक व्हाट्स योर अप्रोच टू दिस सब्जेक्ट? सर जैसे इस सब्जेक्ट में मेरे पास इतना अप्रोच था कि जो इजी क्वेश्चन आएंगे बस मेरे से उतने हो जाने चाहिए, मतलब कुछ कोई सा भी इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एंड हम्म। इजी क्वेश्चन भी मैं सर उसका कोई डिफाइंड मतलब तो होता नहीं, अगर आपको आता है तो वो इजी होता है। तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन वो है जो तमिलनाडु क्लास की जो एनसीईआरटी आती है उसमें अगर कुछ चीज मेंशन है तो वो इजी है मेरे लिए। मैं बस उस बुक को पढ़ता था सर, उसमें अगर कोई सी भी इंफॉर्मेशन है बस मैं हम्म। उतनी ही याद करके आता था, क्योंकि सर इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं। हर सोर्स में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। लेकिन सर हम्म। हमारे मेमोरी की एक कैपेसिटी है, तो मैं वही करता था कि तमिलनाडु क्लास की बुक के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी, कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, कौन हम्म। से ऑथर किस रिलीजन से एसोसिएटेड थे, बहुत छोटे छोटे चीज सबको अच्छे से याद करके आता था। एंड हम्म। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता था तो बस ट्राई ट्राई करता था कि उतने को सॉल्व कर दूं बस। आई थिंक ये काफी सही एक अप्रोच है कि भाई इतना मैंने रखना है, और इतनी मेहनत पे जो अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो हम्म, नहीं करेंगे। हम्म, इसमें हम्म, एक और चीज विच यू मेंशनड अर्लियर विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज मेमोरी के दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है एनकोडिंग वेर इन वी आर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, एंड एक होता है रिट्रीवल। रिट्रीवल इज द प्रोसेस वेयर मेमोरी को जॉग करके अपन बाहर निकाल रहे हैं। एंड लाइक एज यू सेड, आई ऑल्सो कंप्लीटली एग्री विद द फैक्ट कि रिट्रीवल वाला जो प्रैक्टिस है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज बहुत से लोग पता है क्या करते हैं टेस्ट सीरीज में, एंड यू माइट हैव आल्सो डन इट एट दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने तो किया था कि मैं ऐसे करता था कि मैं आंसर देख लेता हूँ और फिर मैं सोचूंगा कि हाँ नहीं मुझे आता था, है ना। यस सर। तो वो सही चीज नहीं है। इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट कि आई स्ट्रगल विद द इंफॉर्मेशन, आई ट्राई टू फिगर इट आउट, एंड उसमें गलत हो गया कोई बात नहीं। बट ये जो एक हेजिटेशन है कि मैं गलत ना हो जाऊं, ये हर यूपीएससी यस। एस्पिरेंट में लगता है, मुझे लगता है। एंड मोर ओवर सर, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ सर, और ये चीज हम लोग ना वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करते टाइम भी करते हैं, क्योंकि सर मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बच्चों को ऐसा भी देखा है कि वो एक क्वेश्चन करेंगे और उसका तुरंत ही उसको चेक कर लेंगे। मतलब सर वो सेंस ऑफ जो क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन जो नहीं आता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने नहीं देते, उसी वक्त वो चेक कर लेते हैं, अच्छा ठीक है हम्म। सही होगा तो खुश होकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं हुआ तो उसका उसी वक्त आंसर पढ़ लेंगे। वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि सर वहां पे आपको एक बार में 100 करने हैं। आपको उस चीज का प्रेशर फील होना जरूरी है कि आपको ऊपर के 3 4 क्वेश्चन आपने डाउटफुल उसमें रखे हैं, आपको आप श्योर नहीं उन क्वेश्चन के लिए। हम्म। तो वो डाउटफुल वाले की वजह से कॉन्फिडेंस लो होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जब ऐसे 3 4 क्वेश्चन के बाद आप ऐसे डाउटफुल के बाद आप पांचवें क्वेश्चन पे मूव करते हो, तो उसमें सर वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो रहता है, एंड तब एक इजी क्वेश्चन आता है, हम उस वक्त ही गलत करने के पॉसिबिलिटी पे रहते हैं। मेरे हिसाब से सर एक बार में पूरी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, उसके बाद आंसर देखने चाहिए, एक एक करके आंसर देखना विल नॉट। एंड लाइक आई कंप्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि वो टेस्ट इज सॉर्ट ऑफ सपोज टू मिमिक द एक्चुअल एग्जाम, एंड एक्चुअल एग्जाम में एज यू सेड वही होगा कि भाई 5 क्वेश्चन नहीं आए, एकदम से प्रेशर बनता है उस चीज का। बट आपने कभी वो प्रेशर फील ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप हर सवाल के बाद जवाब देख लेते थे। तो व्हाट वर सम ऑफ दीज अदर थिंग्स, लेट्स से अगर हम मेंस की तैयारी की तरफ जाते हैं, तो विशाल सबसे पहले आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल, मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। ये तो बहुत ही हार्ड कोर, तो मतलब व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, क्या कैसा लग रहा था, कैसा हुआ था? सर जैसे अभी तो मार्कशीट नहीं आई, बट लास्ट ईयर मेरे 244 स्कोर आया था उसमें, 2023 में ही मैंने मेंस लिखा था। तो इस ईयर एक्सपेक्टेड है कि मेरा मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 280 के अप्रोक्स आना चाहिए सर। Okay. And mechanical engineering obviously is one of those slightly more objective options कि आपने यू नो सही किया है, ठीक न्यूमेरिकल वगैरह कर दिया है तो मतलब प्रॉब्लम नहीं रहता। दिक्कत यही यस सर। रहती है कि भाई बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है वो न्यूमेरिकल के लिए। तो मतलब व्हाई डिड यू टेक मैकेनिकल एज एन ऑप्शनल, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। सर इसके 2 3 रीजन थे, और मुझे भी जब मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ तो उन्होंने यही बोला था कि मैकेनिकल मत ले, एंथ्रो या सोशियो ले ले। बट सर मुझे ऐसा था कि कॉलेज में मैंने सर पढ़ाई कर ली थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ऐसा तो मन तो नहीं करता था, बट उस वक्त कॉलेज में थोड़ा सा कंपटीशन वगैरह भी हो गया था कि हम्म। लाइक अच्छा परफॉर्म करना है। सीजी वगैरह का भी हमारे यहाँ थोड़ा सा ये वो रहता है कि प्लेसमेंट तो व्हाट वगैरह वाज में योर नहीं बैठ। सीजीपीए? मेरी सीजीपीए 8 थी सर, वो कोविड के बाद से जब से सिविल सर्विसेज में मैं लगा तो उसके बाद से मेरी काफी डिक्रीज हो गई। ऐसे मेरी हाईएस्ट 8.5 थी थर्ड ईयर तक, बट फोर्थ ईयर हम्म। में मैंने, क्योंकि इधर सिविल सर्विसेज में लगा तो उधर थोड़ी सी डिक्रीज हो गई मेरी उधर काफी। बट तो लाइक 8.5 इज ऑल्सो 8 के ऊपर सब कुछ इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल सीजीपीए आईआईटी में। मतलब इफ आई हैव टू सॉर्ट ऑफ ग्रेड इट, तो 9 पॉइंटर आर पीपल हु आर ओनली स्टडिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, राइट। उनका पूरा मतलब वो टाइम, एफर्ट, इमोशन सब कुछ उधर ही जा रहा है। उनमें भी कुछ रेयर होते हैं जो 9.5 इश भी कर लेते हैं, 9.9 10 के आसपास भी आते हैं, बट लाइक वो वेरी रेयर फ्यू इंडिविजुअल्स रहते हैं।
8 इज एनीबडी हु सीरियसली पुटिंग इन द एफर्ट टू स्टडी। 7 आपका वो होता है कि जो स्मार्ट बंदा है, जो थोड़ा काम कर ले रहा है, थोड़ा यहाँ कर ले रहा है, कि एलिजिबिलिटी हो जाए सारे की। यस सर। उसके नीचे वाले आते हैं थोड़े डिफॉल्टर लोग मेरे जैसे। बिकॉज आई वॉज पर्टिकुलरली अ 5 पॉइंटर, कि भाई पास हो गए बस उतना ठीक है हमारे लिए, बाकी देखी जाएगी। तो तो सर कमिंग बैक टू वो हम्म, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल क्यों, तो उसमें सर मैंने पहले तो कॉलेज में पढ़ाई कर ली थी। सेकेंडली सर मेरे माइंड में हमेशा से इंजीनियरिंग सर्विसेज चला करता था उस वक्त। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रिपरेशन करना चाहता था। एंड सर मोर ओवर जब कोविड लगा था तो उस वक्त थर्ड ईयर में गेट को पहली बार अलाउ कर दिया गया था 2021 में। तो सर मैंने उस वक्त सोचा कि यार घर पे तो ऐसे ही बैठे हैं तो गेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हम्म, 2021 में मेरे पास 5 महीने के अप्रॉक्स थे। एंड 5 महीने मतलब मैंने शिद्दत से पढ़ाई करी, ऑनलाइन एक कोर्स ले लिया, वहां पे अच्छे से पढ़ाई की और 849 मेरे थर्ड ईयर में आ गए थे। हम्म, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब इतना एफर्ट मार दिया तो अब इंजीनियरिंग सर्विसेज कर लेते हैं। एंड फिर सर उसके बाद वही होता है कि रेलवेज को उठाकर यहाँ सिविल सर्विसेज में ला दिया गया, जो कि आईआरएस मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज IRMS। सबसे, हाँ जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज सबसे लुक्रेटिव जॉब हुआ करती थी और सबसे ज्यादा वैकेंसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेलवे से लेके आती थी। हम्म, उसके बाद से वहां पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में 20 सीट बच गई सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 20 12 इस तरह की वैकेंसीज आने लगी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज्यादा डाइसी हो जाएगा, तो अब सिविल सर्विसेज में ही करते हैं क्योंकि रेलवेज भी अब वहीं चला गया। हम्म, अल्टीमेटली सर इट वाज ऑल अबाउट रेलवेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट वाज नॉट अबाउट आईएएस आईपीएस, इसके लिए नहीं था। उसके बाद सर जब इतना सब हो गया तो मुझे फिर उस वक्त डिसाइड करना था कि आप कोई न्यू ऑप्शन लेके पढ़ें या फिर जो इतना सारा कर रखा है, कॉलेज में ही पढ़ाई की है, स्टैंडर्ड बुक्स देखा है, गेट के लिए पढ़ा है, थोड़े से ईएससी के पीवाईक्यूज पे लगाए, तो फिर इन हम्म, सब के बेसिस पे मैंने फिर यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू देखे एंड उसमें भी क्वेश्चन सर मेरे से डुएबल लग रहे थे मुझे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो हो सकता है। बट सर ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी थे जो मैंने उस वक्त नहीं देखे थे। बट वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आई, बट फाइनली सर अभी ठीक लग रहा है कि सही डिसीजन था। तो आई थिंक दैट्स अ गुड कॉल टू टेक, इन द सेंस ऑफ कि भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले लोग जनरली ये करते हैं, तो उसमें भी तीन चार आपके मेजर वही है, आपका मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, ये तो तीन कोर फील्ड्स आपकी हो ही जाती हैं, जो आईआरएमएस में सब्जी हो गई थी। बट नाउ आई थिंक आईआरएमएस के बाद भी थोड़ा थोड़ा कुछ रीजिग कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, मे बी इंजीनियरिंग सर्विसेज विल कम बैक ऑल ओवर अगेन। तो वुड यू वांट टू गिव इंजीनियरिंग सर्विसेज? नो सर, नॉट अब हो नाउ। गया। यस सर, अब हो गया। तो आई थिंक आई आस्क निमिष सर कि भाई इंटरव्यू वाला जो आपका प्रोसेस था, पार्ट था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी करी? राइट। तो विशाल, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस थैंक यू अगेन। सो मच। तो आई कम टू द इंटरव्यू इन द लास्ट क्वेश्चन विच आई हैव, बट उससे पहले मैं आना चाहूँगा बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। यू सेड कि सर मैं हाजीपुर यहाँ पढ़ा, अकेले पढ़ा और एकदम मुझे लाइमलाइट मिल रही है, बट लाइमलाइट से पीछे चलते हैं और यस वापस सर। उस स्टेज पे आते हैं जब आप अकेले पढ़ रहे हो। ठीक है। अब बताओ, आप सेल्फ स्टडी किया इधर रह के पढ़ाई आपने? ऑफ कोर्स, घर रहते हुए तैयारी की, राइट? यू नेवर ट्रैवल टू दिल्ली नो स्पेसिफिकली। सर, तो बस हमारे इंटरव्यू ऐसे, के लिए सर 1 महीने पहले गया ठीक था है, मैं। हमारे यू नो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स गेट इन टच विद अस दैट दे आर स्टडिंग रिमोटली। क्या यस दिल्ली सर। आना ज़रूरी है कि नहीं तैयारी के लिए? क्या एटमॉस्फेयर मिलेगा हमें कि नहीं वैसा? तो यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल। 24 साल की उम्र है आपकी, आपने अपना सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, राइट? आई थर्ड थिंक अटेम्प्ट थर्ड में। अटेम्प्ट में क्लियर किया एट अ वेरी यंग एज। Is it necessary to come to Delhi and prepare and have that environment, or you can replicate that at home? एब्सोल्युटली नॉट सर, मैं तो यही बोलूंगा कि, और सर अगर बात इन्वायरमेंट की है तो मेरे हिसाब से तो मोस्ट ऑफ द घरों में ही सबसे अच्छा इन्वायरमेंट रहता है पढ़ने का एज कम्पेयर टू द दिल्ली, क्योंकि सर वहाँ पे इतने महंगे एंड छोटे रूम्स मिलते हैं। लाइक और सर मतलब जो माहौल की बात करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिनके पीयर ग्रुप में जाओगे वो उतने ही सीरियस है जितने आप सीरियस हो। तो इट इज नॉट नेसेसरी। और उसके अलावा सर जितना ज्यादा वहाँ पे लोग माहौल ढूंढते हैं उतना ज्यादा वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो मेरे हिसाब से सर घर इज बेटर। एंड मोर ओवर अब सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, ऑनलाइन एजुकेशन है, सारे मेंटोर्स, सारे स्टडी मटेरियल, सब कुछ इक्वली गुड क्वालिटी के यहाँ पे भी ऑनलाइन रिमोटली अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से सर इसका बेनिफिट ले सकते हैं हम लोग। राइट। तो आपने मेंटोरशिप की बात की कि मेंटोर्स भी आजकल अवेलेबल हैं। वन ऑफ द थिंग्स वी ऑल्सो स्ट्राइव इज टू प्रोवाइड मेंटोरशिप जहाँ ज़रूरत है बच्चों को थ्रू आउट द जर्नी। हाउ इम्पोर्टेंट इज मेंटोरशिप? क्या आपने ली थी कभी एनी एनी पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट, और योर ओन एक्सपीरियंस विद मेंटोरशिप अभी तक?
सर मैंने यूपीएससी प्रेप डॉट कॉम से ही मेंस के टाइम पे मेंस की टेस्ट सीरीज दी थी, उसके अंदर ही मेंटोरशिप वाज इंक्लूडेड इन दैट प्रोग्राम। उसके अंदर सर शशांक रत्नू सर हाँ वाज माय सर। मेंटर। हाँ, तो तो वो उनके मेरे बारे में थोड़ा मेंटर थे। बताओ, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है शशांक सर है ना, शशांक सर का बहुत ही यूनिक स्टाइल है मेंटरिंग करने का। यस तो सर। व्हाट वाज योर इंटरेक्शन विद हिम? तो उनका सर स्टाइल ऐसा है कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट रहते हैं, मतलब जैसे ऐसे में कोई भी पर्टिकुलर डाउट है तो वो बोल देंगे, मतलब अपफ्रंट होके बोल देंगे कि यार ये चीज बुरा है, इसको हटा दो, इसको नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल मत लिखना, मतलब इस तरह से बिल्कुल अपफ्रंट वो बोल देते हैं। तो इट इज ऑल्सो इट इट फील्स गुड टू मी सर, क्योंकि सर जो नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है, उसको क्रिटिसाइज, मेरे को सर क्रिटिसिज्म बहुत एक्चुअली पसंद था, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद वो गलती हो जाए, फिर एक साल बाद उसका रियलाइजेशन हो, उससे अच्छा है कि कोई पहले ही डांट के बोल दे कि भाई ये नहीं सही है, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो सर शशांक सर वाज एग्जैक्टली डूइंग दैट। उन्होंने मुझे, मेरे मतलब उनको मैंने कम से कम 8 हिस्से दिखाए होंगे, और लिटरली मतलब पहले 4 में तो बहुत डांट पड़ी मुझे, बट बाद में लास्ट होते होते तक इट वाज ओके। उसके बाद जीएस पेपर से भी, मतलब जब भी कोई भी टेस्ट लिखता था मैं, तो मैं, सर ने मुझे बोल रखा था कि उनको भी एक बार वो टेस्ट सेंड कर देने के लिए, फिर वो अपने हम्म। रिव्यूज, टेस्ट के तो रिव्यूज आते ही थे, पर सर भी अपने रिव्यूज मुझे कॉल करके दे दिया करते थे। तो मतलब उनके रिव्यूज के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन आता था। अगर सर बोलते थे कि ठीक चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो फिर सर कुछ बताते थे, जैसे कि उन्होंने मुझे बोला था कि सेकंड एआरसी की समरीज मत पढ़ना, एक और डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ लेना, क्योंकि समरीज में वो बहुत ही जेनरिक दे देते हैं चीजों को, हम्म। जबकि एआरसी के एक्चुअल डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छे कीवर्ड्स वगैरह वहां पे लिखे हुए हैं, जो कि विच विल एक्चुअली हेल्प। बट सर ऑफ कोर्स वो बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट था, तो उस गैप में मैं पूरा तो नहीं कर पाया था, बट मैंने उसको ग्लांस एक बार किया था, तो वो थोड़ा सा हेल्प करा। फिर योजना कुरुक्षेत्र के भी जो एडिटर के पेज आते हैं, वो भी मैंने थोड़े बहुत देख लिए थे, ताकि वहां से सर कुछ कुछ मैं इन्फ्लुएंसेस, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज कर पाऊँ। तो ये सब सर हेल्पफुल था, काफी हेल्पफुल था शशांक सर का mentoring। नहीं, दैट्स ग्रेट टू नो बिकॉज शशांक सर का एक पर्सनलाइज तो टेक्निक है, ठीक है, वो डायरेक्टली हिटिंग द नेल ऑन द हेड, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो वो मेंटरशिप कई बार, जैसे आप कह रहे हो, आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, आई बिलीव दैट इज वेयर यू कैन वेरी क्विकली improve, बिकॉज नाउ यू नो दैट वेयर यू आर लैकिंग एंड मैं कैसे अब इम्प्रूव कर सकता हूँ और कौन कौन से एरिया से मैं अपनी वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। सो अब मैं आना चाहूंगा इंटरव्यू पे, एंड व्हेन आई सी योर मार्क्स इन इंटरव्यू, आई फील दैट यू माइट बी थिंकिंग 10 नंबर और होते तो मैं शायद आईएएस होता, राइट? यस सर। तो जब से मार्क्स आए यही सोच रहा हूँ मैं। कहाँ आपको लगा कि इंटरव्यू में कुछ डिफरेंट हुआ या अलग हुआ? पहले कौन सा बोर्ड था आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा, और कहाँ आपको लगता है दैट इट सर वेंट अ मेरा लिटिल? बोर्ड, सर मेरा इंटरव्यू जितने ही मैंने मॉक्स दिए थे, मेरे अकॉर्डिंग उससे बेटर हुआ था। मेरे लिए मार्क्स थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 180। मेरा बोर्ड सुमन शर्मा मैम का था। एवरीथिंग वाज मोस्टली डैफ बेस्ड, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर, जिसमें मैंने मतलब सीधे सीधे सॉरी बोल दिया था। जैसे एक जिसमें से क्वेश्चन था कि व्हाट वेदास हैव टू से अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैंने उसमें सॉरी बोल दिया, तो सर ने फिर उसको हम्म। समझाया अच्छे से। तो हर वक्त मेरा स्माइलिंग स्माइलिंग फेस के साथ चल रहा था, बट अल्टीमेटली जब मार्क्स आए तो मुझे थोड़ा सा शौक लगा कि यार 162, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्ट मैं कर रहा था। हम्म। हम्म। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैं अगर अभी आपका रिव्यू देख रहा हूँ, मेरे सामने अभी खुला हुआ है जो हम उस दिन हम्म। डिस्कस कर रहे थे मॉक के बाद, तो यहाँ भी मैं ये लिखा था प्रिपेयर योर डैफ, बिकॉज वो इतना वाइड है, और आपने कहा डैफ के ऊपर आया, और कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस भी उस दिन नजर आ रही थी मॉक में। लेकिन हम्म, अब मैं आपको देखता हूँ, अ पर्सन हु इज नाउ हैविंग बिकमिंग एन आईपीएस, एंड आई सी a very different personality today. And नहीं, I'm sure that you said that I really did well. कई बार होता है कि certain things are not in our hands, but yes still, sir। getting a rank and getting a service, which is all India service, is very difficult to get. So I can understand a little disappointment, but still you should be very thankful for the service you got. स्मॉल यस सर, आई एम इंटरजेक्शन वेरी हियर। थैंकफुल। एंड जब रिजल्ट नहीं आया था, जब पीडीएफ आने वाली थी, उस वक्त बस कोई से भी एक रैंक चाहिए था, वो अब थोड़ी लालच बढ़ गई है, बट उस वक्त सिर्फ एक रैंक आखिरी भी चलती मुझे उस पर। आई थिंक यही होता है हमेशा, जब तक रैंक नहीं आती तब तक भी यार, लेकिन भाई बस नाम आ जाए। यस और सर। फिर उसके बाद फिर होता है कि यार 10 नंबर और आ जाते, इतना और आ जाता, ये हो जाता। तो मतलब माय स्मॉल इंटरजेक्शन ओवर हियर विशाल इज कि अब इंटरव्यू के टाइम तो तुम्हें नहीं आता था कि वेदास एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट आई एम श्योर उसके बाद तुमने जाके सोचा है इसके बारे में, तो व्हाट इज द थिंग दैट यू फाउंड हियर? वेदा सर मैंने उसके बाद भी नहीं देखा, मैं उसके बाद फिर चिल कर रहा था, मैंने उसके बाद भी नहीं देखा सर, क्योंकि
उन्होंने जब वो इंटरव्यू के अंदर ही बोल दिया था उन्होंने कि वेदास एंड दीज स्पिरिचुअल थिंग्स आर फॉर ओल्ड पीपल लाइक अस एंड दे ऑल लाफ ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट उसके बाद सर फिर मैंने भी जब मैं बाहर आया उसका सर बिल्कुल ही चिल हो गया था, मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा था इंटरव्यू को, मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू सेटिस्फैक्टरी था, तो हम्म। मुझे ठीक लग रहा था, मतलब मैंने फिर देखा भी नहीं उसको। तो विशाल, अब जैसे आपको टाइम मिलेगा, ऑफ कोर्स आप प्रीलिम्स भी दे रहे हो दोबारा, बट कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड एक्साइटमेंट भी होगी कि चलो एक प्रोसेस शुरू होगा, एक लेटर आएगी ज्वाइनिंग की, और इसी के साथ शायद प्री के बाद देखता हूँ अगर टाइम मिले तो बुक्स से हटकर भी अब मैं कुछ रीड करना शुरू करूँ, जो चीज़ें मिस आउट हुई हैं पिछले 2-3 साल में। कोई ऐसी किताब या आपने पढ़ी हो या आप पढ़ना चाहते हो जो आप लगता है कि रेकमेंड भी कर सकते हो, कोई स्टूडेंट या कोई जो देख रहा है इस वक्त, यंग एस्पिरेंट्स? सर तो मैंने एक बुक इंटरव्यू के बाद पढ़ी थी, वो थी एटॉमिक हैबिट्स। ओ। उसमें सर मैंने पूरी उस बुक को पढ़ी एंड सर वो मतलब मेरा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज करता है। जैसे सर उसके अंदर एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी गुड गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के फॉर्मेशन के बारे में। सर जो कोई सी भी हैबिट होती है वो अपना जो रिजल्ट है वो दिखाने में काफी टाइम लगाती है। तो हम्म। जैसे जो गुड हैबिट है हम लोग उसको रोज 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 करते रहेंगे तो बहुत टाइम के बाद उसका रिजल्ट दिखेगा। एंड सिमिलरली जो बैड हैबिट है उसको भी हम लोग रोज 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 करेंगे तो उसका भी रिजल्ट बहुत टाइम बाद दिखेगा। तो दैट इज वाई गुड हैबिट्स को अटेन करना बहुत मुश्किल है एंड बैड हैबिट्स को अटेन करना बहुत ही इजी है। बिकॉज बैड हैबिट्स के जो साइड इफेक्ट्स है वो हमें तुरंत नजर नहीं आते एंड गुड हैबिट्स के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो भी तुरंत नजर नहीं आते। तो ये एक चीज मुझे सर बहुत अच्छी लगी थी उस बुक में एंड आई वांट टू रिकमेंड इट टू एवरीवन एंड एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि सर यूपीएससी इज ऑल अबाउट forming good habits of studying and everything. Right. So, for all the aspirants, this is the book being recommended by Vishal. So, Abhijit sir would also like to recommend you something. Uh, so, Abhijit sir. तो जनरली एक कुछ एक बुक हम सोचते हैं रेकमेंड करते हैं, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ वेरी आई लाइक टू कॉल दिस लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जॉनर, क्योंकि सेल्फ हेल्प बोलना मुझे पसंद नहीं आता था, क्योंकि मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ता था। तो पीपल यूज्ड टू से कि कितनी सेल्फ हेल्प पढ़ोगे ये वो। तो आई कॉल इट द सेल्फ इम्प्रूवमेंट जॉनर। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जब हम बात करें तो आई थिंक वन स्किल दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन इम्प्रूव ऑन एंड लर्न अबाउट इज नेगोशिएशन। And now that you are going into service, I think it will also be a very core and important job and responsibility for you, because you'll be negotiating with everybody, your juniors, your seniors, the people, and like वो चलता है। तो I think there's a very good book on this written by FBI के एक hostage negotiator थे, क्रिस वॉस करके। तो उनकी एक किताब है, इट्स कॉल्ड नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। तो विल सेंड अ कॉपी ऑफ दैट बुक टू यू, मतलब आप अपना एड्रेस आफ्टर दिस डिस्कशन प्लीज डू सेंड, एंड विल सेंड दैट बुक टू यू, बिकॉज अगेन आई फील नेगोशिएशन इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड नो अ लिटिल बिट अबाउट। तो अभी के लिए विशाल, वुड यू से दैट यू आर अ गुड नेगोशिएटर, और लाइक यू क्या, व्हाट्स योर करंट स्टेटस एज नेगोशिएटर? Not a very good negotiator, sir. I'm like very to the point person. So I would love to read the book and develop some of the skills of negotiation. क्योंकि आई थिंक मेरा भी हमेशा यही होता था कि मतलब कट टू कट बात करेंगे ना, क्या मतलब क्या दिक्कत है। एंड प्रॉब्लम अब ये होती है कि इंडिया में अगर तुम कट टू कट बात कर रहे हो तो फिर मतलब तुम्हारी दाल वैसे नहीं गलने वाली है क्योंकि यहाँ पे मतलब तुम सब्जी वाले से लेके मतलब कहीं चले जाओ, एवरीबडी इज नेगोशिएटिंग, एंड बहुत बार यही होता है कि इफ यू आर नॉट, तो देन यू आर एट अ डिसएडवांटेज। Yes, sir. तो before we end this session, Vishal, one thing I would love from you is, let's say if somebody is just starting their UPSC journey, so what is your one piece of advice to that person? Sir, the most important advice that I can give is to be mains ready before prelims because prelims is very, very dicey. Whenever you get to clear prelims, you should be ready to get a rank. मतलब इतने अच्छे से मेंस प्रिपेयर करके रखो कि जब भी प्रीलिम्स क्लियर होता है रैंक आ जानी चाहिए उस साल, क्योंकि सर प्रीलिम्स का कोई भरोसा नहीं है। देयर आर मेनी पीपल जो कि बहुत स्ट्रगल करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार प्रीलिम्स ही नहीं होता। तो उनसे बस वही है कि एक बार अच्छे से मेंस प्रिपेयर करके रखो, जिस साल भी हम्म। तुम्हारा वो लक साथ देता है वो उस साल क्लियर करके खत्म कर दो एग्जाम को। तो इसको थोड़ा आई वुड लव यू टू क्वालिफाई कि व्हाट डज इट मीन टू बी मेंस रेडी? सर बाय मेंस रेडी आई मीन रीड एवरी जो भी सिलेबस के अंदर यूपीएससी के जो दिया हुआ है उसको रीड कर लो, ऑप्शनल को एक बार रीड कर लो
एंड इन सबके पीवाईक्यूज या तो ब्रेनस्टॉर्म कर लो या पीवाईक्यूज एक बार लिख के देख लो। अगर लिख के देख ले तब तो बिल्कुल ही 100% फुल प्रूफ रेडी मैं मानता हूँ उसको, बट उतना टाइम हो नहीं पाता बिफोर प्रीलिम्स ऑफ कोर्स। हम्म। तो एक बार एटलीस्ट देख लो, उसके हिसाब से ब्रेनस्टॉर्म करके एटलीस्ट एक बार नोट्स बना लो, इतना भी कर लेते हो तो यू विल बी गुड टू गो। Right, so I think with that, we'll end the session. Thank you, Vishal, for your time and thank you for your wonderful comments. And we do wish you all the best. अभी इस साल का prelims फिर से दे रहे हो तो शशांक सर को भेज देना फिर से कॉपीज एंड बाकी थैंक यू। डिस्कशन चलता रहेगा. Right. यस Best सर। wishes, Vishal. थैंक यू सो And I'm मच। sure as a थैंक यू सो मच। I mean, really young, 24-year-old IPS officer, and that too in home cadre, you'll do great service. Okay. But aspiration थैंक is यू a सो मच। step higher, and that is what I know you'll यस। achieve that as well. Chalo, all the best. थैंक यू सो मच।